तैयारी सही चल रही है? पेपर मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं आप लोग? देखिए, आपका क्लास ही आज मैं पेपर से ही आरंभ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका क्लास स्टार्टिंग ही हुआ है। ठीक है, तो मैं बस अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको कि मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ कुछ पेपर्स जो है हिंदी से ज़्यादा अच्छा है कि आप इंग्लिश का यूज किया कीजिए। ठीक है, समस्याएं सब जो हिंदी जो इंग्लिश माध्यम के हैं उनके लिए भी समस्याएं हैं, हिंदी माध्यम में तो है ही। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप हिंदी पेपर उठाते हैं, कंपनी का नाम लेना सही तो नहीं है, आप देखिएगा सारा बेकार न्यूज़ों से भरा पड़ा है। ठीक है, जबकि आप इंग्लिश पेपर देखिएगा, ये आपके बहुत काम का चीज़ है। और फर्स्ट पृष्ठ पर ही क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। ठीक है, कहता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। ठीक है, अब जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, और चूंकि यह राइट फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब है कि इसका संबंध किससे है, पॉलिटी से है। पॉलिटी का संबंध ठीक आपको जैसा कि मैंने बताया था मेंस के जीएस पेपर सेकंड से है। ठीक है, तो जैसे ही आप चूंकि आप घर में जाकर के इसको फाइलिंग भी करते होंगे, अलग अलग फाइल्स होंगे आपके, एक तरफ आपका क्या होगा, जैसे मान लिया जीएस पेपर फर्स्ट है तो फर्स्ट पृष्ठ पर उसका सिलेबस होगा, फिर आप जो क्लास में लिखते हो या फिर जो आपको नोट्स मिलता है उसका नंबर होगा। उसके बाद जो है इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड करना होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि जब तक हमारी क्लास चल रही है तब तक तो हम आपको अपडेट करवाते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब क्लास समाप्त हो जाएगी और इससे संबंधित जो न्यूज मिलेंगे, फिर आपका ड्यूटी बन जाता है कि आप कैसे जो है पेपर्स मैगजीन से कलेक्ट करके जो है अपने नोट्स को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, हर दिन ये समझाना शायद मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी क्लासिंग का स्टार्टिंग पीरियड है, तो इसलिए जो है अभी समझाना मेरे लिए आसान है। तो ये काम जो आपने हैबिट में रखिएगा इसको। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप एक महीने के बाद जब आपके पास नया मैगजीन होगा तो उसमें कोई ऐसा न्यूज नहीं मिलेगा जो आपको सरप्राइज कर रहा होगा। ठीक है, तो एक फायदा तो ये है। उसके बाद ये है कि आप हमेशा जब करंट से अपडेट रहेंगे, क्योंकि पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो हमेशा जो वो बेस्ड होता है करंट पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है पढ़ाई तभी सफल हो पाएगी जब आपका जुड़ाव उससे क्या हो, बॉन्ड क्या हो, उसके प्रति मजबूत हो। मजबूत कैसे होगा, जब आपके पास सिलेबस, जब आप सिलेबस को याद कर गए होंगे। याद हो गया सिलेबस? नहीं हुआ होगा। ये आपकी ही कमी नहीं है, अभी तक मैंने जितने भी बैच लिए हैं उन सब में यह कमी पाई गई। वह स्टार्टिंग में जो है सिलेबस याद ही नहीं करते, उनको लगता है पता नहीं क्या बेकार का बोझ है। ठीक है, तो आप आज इसको बेकार का बोझ तो समझ रहे हो इसे, लेकिन याद रखिए हमेशा 30% आपकी तैयारी कवर यही करेगा, वरना बिना सिलेबस का भटकाव होगा। न्यूज देखोगे, न्यूज देखने का जो है आप कहीं डाइवर्ट कर जाओगे। सोशल मीडिया का जमाना, एक बार फेसबुक खोले कहीं से कहीं और डाइवर्ट हो गए, इंस्टाग्राम गए फिर वो अलग डाइवर्ट, मतलब वो आपको कर रहा होगा। इस डाइवर्जन से बचने का उपाय क्या है, सिलेबस को कंठस्थ करना। सिलेबस याद रहेगा तभी आपका फोकस हमेशा जो है आपके सिलेबस की ओर होगा। आपके समाज में जितने लोग हैं, क्या उनके प्रति फोकस, सभी के प्रति फोकस है या सिर्फ मॉम डैड के प्रति है, अपने फैमिली के प्रति है? क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज आपके क्या है, ब्रेन में, इसलिए हमेशा कंसर्न जो है दिखाई पड़ता है। तो जब तक आप, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए, हम तो कहते ही हैं क्लास आना मैंडेटरी थोड़ी है। आपके अगर आपको ऐसा लगे क्लास से ज्यादा जरूरी काम है तो पहले उसको निपटा ही लीजिए। ठीक है, जितने लोग यहां से पढ़ रहे हैं सभी लोग एसडीएम थोड़ी बन जाएंगे।
जरा देखिए ना कितने लोग जो है, जब मैं फर्स्ट क्लास लिया था, जरा बताइए कि फर्स्ट क्लास में जो जो मैंने बातें सिखाई, इस बात पर कितने लोग चल रहे हैं? अभी नहीं चल रहे हैं। यही से अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कितने लोग जो है फाइनल सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप भी उस महिमा मंडन में, मतलब जो यूट्यूब वगैरह वीडियो देख करके लग रहा है कि नहीं नहीं इतिहास भूगोल, मैं अभी तक कोई चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया हूं, लेकिन मैं आपको कह दूं, नॉलेज सेकेंडरी मैटर करता है कमीशन के एग्जाम में। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विषयों का नॉलेज ले लेने मात्र से मैं एसडीएम बन जाऊंगा, कल होकर के मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो मैं कह दूं नॉलेज के बल पर, सिर्फ नॉलेज के बल पर आप एसडीएम वगैरह बनने नहीं जा रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा जो है वो फैक्टर करता है। ठीक है, कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसा, साम दाम दंड भेद, ये सब चीज सीखने होंगे। ठीक है, तो क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? अब लोग बस हिस्ट्री पढ़ लेंगे, कहानी खत्म है, पॉलिटी आर्टिकल याद हो गया, सवाल ही नहीं उठता है भाई। ठीक है, आपके अनुकूल ही सवाल आ जाए कोई आवश्यक थोड़ी है। 5 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके प्रतिकूल होंगे। मैं कह दूं वही क्वेश्चन जो है फैक्टर करता है आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। अरे भाई, ये तो हर कोई पढ़कर जा रहा है। इस पर हर कोई जो मैटर लिख रहा होगा वो लगभग सिमिलर ही होगा। जो मेंस दे रहा है तो पीटी तो वो क्वालिफाई ही है। ठीक है, सवाल वैसे क्वेश्चन जो है आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है जिस क्वेश्चन पर दुनिया क्या हो रही हो, फंसती हुई दिखाई पड़ रही हो। ठीक है, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो है वो सीखनी पड़ती है। उसके लिए बेसिक नॉलेज होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको समझाया तो डेमोक्रेसी, मैं आपको हर एक टॉपिक जो है मैं आपको डेमोक्रेसी के थ्योरी पर ही उसको इस्टेब्लिश कर दूंगा, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन आवर डेमोक्रेसी हो, ठीक है, रोल ऑफ पार्लियामेंट हो, रोल ऑफ गवर्नर हो, ये सभी के सभी जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही इस्टेब्लिश करने के लिए आ रहे हैं। सबकी भूमिका देखनी होगी। राष्ट्रपति की भूमिका हमारे लोकतांत्रिक स्थिति में क्या है, कहां तक वो अदा कर पा रहे हैं, क्या कमियां हैं, यही सब चीज तो जाननी है। ठीक है, हमारा काम है कहना प्रियम्बल। जिनका पहला क्लास है वो अगर वीडियो डाला गया होगा तो आप लोग जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जो है यहां तक आ चुके हैं कि हमारा विषय क्या है, इंडियन पॉलिटी। ठीक है भाई, हम लोग यह भी समझ चुके हैं कि इंडियन पॉलिटी का क्या रोल है आपके बीपीएससी में। पीटी के स्तर पे मैंने समझाया था, मेंस के स्तर पर भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, पीटी में जो है वो लगभग मैं कहूँ 7 से 12 क्वेश्चन का योगदान कहूँ तो शायद बेनिफिशियरी होगा। ये 7 से 12 के आसपास ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होता है। ठीक है, मेंस में अगर बात करें तो मेंस में इनका जो संबंध है वो जीएस पेपर सेकंड के साथ है। ठीक है, उसके बाद नंबर की बात करें तो लगभग 95 to 100 मार्क्स जो है आपको इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछ रहा होता है। 300 नंबर का पेपर है। 300 नंबर में अगर 100 मार्क्स का आसपास तो लगभग 31 से 32% का रोल अदा करता है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी को लेकर के जब चूंकि इतना इसका महत्व है तो हम लोग जब पढ़ना आरंभ किए तो मैंने ये समझा कि किसी भी राज्य की व्यवस्थाएं जो है वह डिपेंड्स करती है वहां के रूल और रेगुलेशन के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इसी क्रम में मैंने समझा था किसके किसके बारे में, एक तरफ आपका सोशल था, एक तरफ आपका क्या था, स्टेट था। ठीक है, हम लोग इसका भी चर्चा कर चुके हैं कि समाज क्या होता है, राज्य क्या होता है, दोनों के मध्य क्या अंतर है। ठीक है, और दोनों के मध्य कैसे जो है आपका पॉलिटी एग्जिस्ट कर रहा होता है या कॉन्स्टिट्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्लास के दौरान ही मैंने सीखा था
कि जैसे मानो यह एक क्या हो, क्रिकेट का मैदान हो, एक तरफ प्लेयर और एक तरफ आपका क्या है, अंपायर है। दोनों ही जो है क्रिकेट के नियमों से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमारी राज व्यवस्था भी जो है वह कसा जाता है संविधान की बुनियाद पर। ठीक है, और इसी संविधान में हम लोग बात कर रहे थे कि संविधान जो है, भारतीय संविधान को अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर और ठीक 3 रूप में आपको दिखाई पड़ता है। जैसा कि आपको मैंने समझाया था कि संविधान को अगर आप बक्से में डिवाइड करना चाहें तो 3 बक्से में यह डिवाइड हो जाता है। एक बक्सा आपका क्या है, प्रियम्बल है, फिर उसी में आप जब आगे बढ़ेंगे तो पार्ट्स मिलेंगे, भाग, इसी में अनुच्छेद मिलते हैं, आगे चल करके शेड्यूल्स मिलता है। ठीक, इन सब की बातें हो चुकी है। ठीक है, क्लास यहां तक भी निकल चुका है कि आखिर जिस पर हमारी राज व्यवस्थाएं क्या है, टिकी हुई है, ऐसी संविधान का निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ, कैसे किया गया। ठीक है, तो हम लोग ठीक ठीक समझ चुके हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कोई एक व्यक्ति के द्वारा ना होकर के कई व्यक्तियों के समूह जो है, कई व्यक्तियों का समूह मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण करा है। इसी समूह को जो है हम लोग संविधान सभा कह रहे होते हैं। ठीक है, ये संविधान सभा कब बना, तो हम लोग ठीक ठीक समझ चुके हैं 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ। चूंकि इसमें एक व्यक्ति नहीं है, कई व्यक्तियों से मिलकर के बना है। कैसे आए होंगे ये लोग, तो हम लोग ठीक ठीक समझ चुके थे कि यह बाई इलेक्शन आए हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन भी 2 प्रकार से होता है, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट। तो इनका चुनाव जो है वह डायरेक्ट ना होकर के क्या था, इनडायरेक्ट था। देखिए, चुनाव है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो है वोट कर रहा होगा, वोटिंग का भी आधार होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो प्रचलित है वो क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या है, कंसेप्ट चल रहा होता है कि हम लोग जो है धन के आधार पर नहीं, एजुकेशन के आधार पर नहीं, हम लोग जो है एक एज निर्धारित कर रखा है। ठीक है, तो उम्र के आधार पर जो है मत देने की अधिकार को जो है यहाँ पर प्रचलित किया गया है। इसलिए इस कंसेप्ट को कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार। ठीक है, जो कि पहले 21 था, आज जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि 18 साल है। उस समय भी जो है इसी बेस पर जो है इनका चुनाव हुआ था। इस प्रकार जो है 389 व्यक्ति जो है चुनकर आए। हम लोग सीख रहे थे कि 389 व्यक्ति में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, बाद में मुस्लिम लीग अलग हो जाता है तो 389 से घट करके 299 व्यक्ति रह जाते हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना करी है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से डिफर भी कर जाता है। ठीक है, कि संविधान सभा अगर शब्द आ जाए तब जो है इनका मेंबर जो है 389 होगा, लेकिन जैसे ही भारतीय संविधान सभा लग जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लग जाए शब्द, तो उत्तर इसका बदल करके 299 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी चूंकि ये सभा जो बन गई है तो कई बार जो है इनकी सिटिंग होती है, रीडिंग होती है संविधान पर। तो लगभग 11 सिटिंग हुई है और 3 इस पर जो है रीडिंग हुई है। इस प्रकार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। ठीक है, जिसमें 11 बैठक में सभी बैठक याद करना उतना अनिवार्य नहीं है। 3 बैठक को आप हमेशा याद रखिए। प्रथम बैठक, सेकेंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सेकेंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो प्रथम जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेकेंड जो है ठीक इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हो रहा है। ठीक है, और लास्ट सिटिंग जो है 24 जनवरी 1950 को हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने सीखा था कि रीडिंग, इसमें 3 रीडिंग हुई है। रीडिंग का साफ मतलब था जिस दिन रीडिंग समाप्त हो जाएगी उस दिन संविधान निर्माण जो है लगभग हो जाएगा। तो यह जो रीडिंग है वो 26 नवंबर 1949 को जो है समाप्त हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हो चुका है कब, 26 नवंबर को। इसलिए आज जो है विधि दिवस भी मनाई जाती है कब, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस कह लो, विधि दिवस कह लो। आ रही बात समझ में? ये सब सारा का सारा क्या है, आपका फैक्चुअल अप्रोच है, जिसका शायद नोट्स भी मिल गया होगा आपको। ठीक है, एक नोट्स अभी और मिलना है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो शायद आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, कितने कितने व्यक्ति छट रहे हैं, कौन कितने महिलाएं हैं, कितने शेड्यूल्स हैं,
किस किस राज्य से कितने व्यक्ति चुन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आज जो है नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात ये हो रहा था कि जब 26 नवंबर को संविधान जो है लागू बनकर तैयार हो जा रहा है, तो 27 नवंबर को ही यह लागू जो है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यह भी सीख चुके हैं कि चूंकि एक यादगार पल था 1931 का, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाई जाएगी। स्वाधीनता दिवस, ये बात कब की है? ये 26 जनवरी 1950 की नहीं है। आ रही बात समझ में? ये बातें उसी समय जब नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट को लेकर के आक्रोश था, इंडियन आईएनसी में भी था और मुस्लिम लीग में भी था। ये चूंकि इतिहास में आपको और डीप पढ़ना होगा कि नेहरू रिपोर्ट से दो लोग खफा थे, कौन? आईएनसी और मुस्लिम लीग। आईएनसी क्यों खफा थे? क्योंकि फुल्ली इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी, डोमिनियन स्टेट की बात थी। मुस्लिम लीग खफा क्यों थे? क्योंकि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की बातें नहीं की गई थी। बावजूद इसके इनको जो है 1 साल का समय दिया गया कि एटलीस्ट डोमिनियन स्टेट ही हमें ब्रिटिश दे दे, वो भी जो है साल भर के भीतर नहीं मिल पाता है। इसी आक्रोश में जो है 31 दिसंबर को तय किया गया, और वही 31 दिसंबर लाहौर के कौन सा नदी है, रावी नदी के किनारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो है तिरंगा झंडा फहराया और सुनिश्चित की गई कि प्रत्येक 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाई जाएगी। वही याद को ताजा करने के लिए, वही जो है आप मेमोरेबल डे को अमर बनाने के लिए जो है 27 नवंबर को संविधान लागू नहीं हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान जो है वो इनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, जब आपका संविधान लागू हो जा रहा है तो उस दिन आपके संविधान में क्या क्या चीजें हैं? प्रियम्बल है, 22 भागे, कितने पार्ट्स हैं इसमें? 22 भाग। आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? 395 है। ठीक है, कितने शेड्यूल्स थे इसमें? 8, 4 बढ़ गई है, आज कितना हो गया? इस पर भी पीटी में सवाल देखा गया कि मूल संविधान में कितने भाग थे। ठीक है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थे, मूल संविधान में, मतलब इस तरह का सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो मूल संविधान का साफ मतलब है वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 1900, मूल शब्द जैसे ही लग गया तब आपको कहां पहुंच जाना है? 26 जैन 1950 को। ठीक है, वर्तमान लग गया अगर कि वर्तमान में कितने पार्ट्स हैं, तो 25 पार्ट्स हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 450 प्लस क्या है अभी अनुच्छेद हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो देखिए शब्द से उत्तर कैसे बदल जाता है। मूल संविधान लग गया तब उत्तर क्या था? 22 भाग, अनुच्छेद की 395, अनुसूची कितने थे? 8 अनुसूची। लेकिन इसी में मूल ला का करके वर्तमान कह दे तो उत्तर बदल जाएगा। 25 भागे हैं, 450 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अभी तो लग रहा था इतनी आसान बातें हैं, बस हलवा जैसा है। याद रखिए, इतने भाग जब आप पढ़ेंगे और जब आप कंपटीशन, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे होंगे, तब आपका ब्रेन जो है इतना कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, इतना कंट्रोल में, इतनी छोटी छोटी बातें हमको नहीं पता हो सकता है। क्या बात करते हो, कितने कितने महारथी आए, नहीं शब्द नहीं ही दिखता है। देखिएगा, नहीं शब्द जो है नहीं ही दिखता है। तैयारी पूर्ण हो चुकी है, कई बार सेट लगा चुके हैं। ठीक है, जब बैठे वहां पर नहीं शब्द नहीं ही दिखा, बस मारते चले गए, नहीं नहीं इस बार तो पक्का बस हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे जो है समय बीतता चला जाता है, आपकी सिलेक्शन का जो क्या है रेट है, 1 नंबर कट गया, ओहो हो ये गलती हो गई। याद रखिए, जितना आया हुआ सवाल अगर सही हो जाए, रिजल्ट नहीं रुक सकता है। आया हुआ सवाल ही जब गलत होने लग जाता है तब आपका सिलेक्शन रुक जाता है। अभी लग रहा होगा आया हुआ सवाल कैसे छूट सकता है भाई, तो अभी शायद आप अभी बहुत कच्चे हो। ठीक है,
आप अभी जाइए तो सही, बैठिए तो सही, ठीक है, उसके 1-2 बार जब छट कर आएंगे तब आकर के ये सब एक्सपीरियंस जो है ये सब महसूस होने लग जाएगी। तब आप भी कहने लगेंगे नहीं नहीं, पढ़ना अलग बातें हैं, क्वेश्चन बनाना अलग बातें हैं, ठीक है। इसी में जो है अभी अपन जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक क्या चल रहा है आपका, प्रियम्बल चल रहा है, ठीक। प्रियम्बल में हम लोग जो है प्रस्तावना को लेकर के शायद स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, पहला सवाल क्या हो सकता है, व्हाट इज प्रियम्बल, ठीक है, व्हाट इज प्रियम्बल, ठीक। उसके बाद इसका क्या हो सकता है, इसका स्रोत क्या है, कहां से यह एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो क्या हम इसे पार्ट्स माने या ना माने, बोले तो भाग है या नहीं, भाग है या पार्ट्स और नॉट। उसके बाद क्या है कि संविधान में हमारे यहां एक प्रावधान है अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का, ठीक है। मतलब प्रियम्बल भी अमेंडेबल है या नहीं, मतलब बोले तो संशोधनीय है या नहीं, अमेंडेबल और नॉट बोले तो संशोधनीय है या नहीं, ठीक है। उसके बाद है कि संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर सरकार जो है, अगर स्टेट उसको रेगुलेट ना करे तो आप चैलेंज कर सकते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर हाई कोर्ट की बात हो। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो आप संविधान में इसके लिए प्रावधान है, अनुच्छेद 32 में भी है, आर्टिकल 226 में भी है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है इस पर स्टेट के खिलाफ जो है वो रिट जारी करती है। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। संविधान में वह प्रावधान जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो वह जस्टिएबल कहलाता है, वाद योग कहलाता है, इन्फोर्सिएबल कहलाता है। हिंदी में एक और शब्द है परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता कहलाता है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान है अगर स्टेट उसका वायलेशन करता है या फिर उसको रेगुलेट नहीं करता है तब आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार पता चलता है कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान तो जस्टिएबल है, कुछ प्रावधान जस्टिएबल नहीं भी है। इसलिए यह सवाल उठ जाता है प्रियम्बल को लेकर के भी कि प्रियम्बल भी परिवर्तनीयता है या नहीं, वादयोग है या नहीं, मीन्स बोले तो जस्टिएबल है या नहीं, इन्फोर्सेबल है या नहीं, ठीक है। इसलिए यहां पर एक सवाल यह भी जो है उठ जाता है, वादयोग है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है इस पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, कई प्रकार के जो है कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन फर्स्ट क्या है, इसकी लैंग्वेज को लेकर के कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो शब्द हैं यह किस चीज का सिंबल है, कहीं यह शक्ति का तो सिंबल नहीं है। हम भारत के लोग कहीं शक्ति का तो प्रतीक नहीं है, इट इज ए सिंबल ऑफ पावर या सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का प्रतीक तो नहीं है। इस पर चर्चा होती है, ठीक है। उसके बाद है कुछ ऐसे भी डिबेट आए हैं कि चूंकि हमारे प्रियम्बल में कुछ शब्द लिखे गए हैं जैसे सोशलिज्म, बोले तो समाजवाद, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जैसे पंथ। देखिए ऐसे शब्द जो है, दो शब्द हमेशा याद रखिए, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं है। मैं बात कर रहा हूं संविधान की, अदर किताब की नहीं। बात को समझ पा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं संविधान की। हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं है, अदर किताब की नहीं। मैं अक्सर कई किताब देखता हूं वहां पर धर्म निरपेक्ष
लिख रहा होता, हम आज ही समझेंगे कि कोई व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। व्यक्ति पंथ निरपेक्ष होता है, हो सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। दोनों में बहुत अंतर है। बात को समझ पा रहे हैं आप? धर्म निरपेक्ष एंड पंथ निरपेक्ष का प्रयोग भी जो है बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हम किसी भी क्वेश्चन की भूमिका लिख रहे हैं, वहां पर धर्म निरपेक्ष लिख कर चले आए। जैसे एक कॉन्ट्राडिक्शन और भी इम्पीचमेंट को लेकर के, हमारे संविधान में इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ आया है राष्ट्रपति के लिए। अदर किसी भी पद को हटाने के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि प्रोसीजर वही है जो प्रोसीजर राष्ट्रपति को हटाने का है। बात को समझ पा रहे हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, इनको भी हटाते हैं कहां से? पार्लियामेंट से। हाई कोर्ट के जज हैं, इनको भी कहां से हटाते हैं? हम पार्लियामेंट से हटाते हैं। सीएजी, इनको भी हटाना होगा तो हम पार्लियामेंट से हटा रहे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाते कहां से? पार्लियामेंट से ही। लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी जितने भी पद है, इनके लिए हमारे संविधान में इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार जो है, इस तरह का जो है क्या बोलते हैं, जानकारी जो है, जब आप इसको उत्तर में पुट करें तो बहुत सावधानी के साथ करें। समझ रहे हैं बात को? अरे कुछ तो अपने मुखार बिंदु से गाला हाँ या ना, सो रहे हो क्या? हैं? महसूस भी तो होना चाहिए। कुछ लोग जो आंख खोल के काम किसी दुनिया में खो जाते हो यार। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा क्लास का लेवल जो है आप पर निर्भर करेगा। अगर आप कि नहीं बहुत जल्दी समाप्त हो जाए तो मैं 15 दिन में भी समाप्त करके जो है बिल्कुल मैं आपको फ्री कर सकता हूं पॉलिटी से, ठीक है। हाँ, आपकी जिज्ञासा जितनी बढ़ेगी क्लास का लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। कोई पोथी पता लेकर तो हम बैठे नहीं है कि नहीं पोथी में इतना लिखा है तो आपको भी इतना पोथी में हम लिखवा करके ही भेजेंगे, ठीक है। तो आपके भीतर भी जानने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अरे एसडीएम आप ही को बनना है ना। मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि पहले घर जाकर के ढूंढना है वो कॉज कि आप बनना क्यों चाहते हो। यहां पर कई प्रकार के विद्यार्थी आते हैं कि नहीं बदले की भावना से सर बताइए, हम पड़ोसियों को दिखा देना, मैं मुझको मिट्टी में मिला देना चाहता हूं। कभी नहीं मिला पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग जब घर गए तो फैक्टर ढूंढे आप क्यों बनना चाहते हो एसडीएम? नहीं, देखो यही सब तो कमी है भाई, ठीक है। जो आप कहां पर फोकस हो, प्रियम्बल पढ़ा दे बस, आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, बस कोई ऐसा फैक्ट पढ़ा दे। मैं कह तो रहा हूं ये सब चीजें मैं पढ़ा तो दूं, ये सब चीजें कोई काम नहीं आने वाले हैं जब तक आप ये न ढूंढने का प्रयास करके आप बनना क्यों चाहते हैं। क्यों? बदले की भावना है। साइड जहां हो गए, माहौल जैसी, समाज जैसी बदल गया, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। आप देखो यहां पर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, ये सब शब्द को हटा दिया जाए क्या? कभी कभी सवाल इस रूप में भी होता है, ठीक है, कि प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता जैसे शब्द को हटा दिया जाए क्या? ठीक है, ये बताओ, यही सवाल को इस रूप में चेंज कर दे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं इन प्रियम्बल, हमारे प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष की क्या प्रासंगिकता है? क्या उत्तर चेंज कर जाएगा? नहीं, सवाल चेंज हो गया, उत्तर नहीं चेंज कर रहा है। क्यों? हटा दिया जाए। इस पर भी जब आप उत्तर लिख रहे होगे, ठीक है, तो कुछ क्या होंगे पक्ष, हटाने के पक्ष में, कुछ क्या भी होंगे रखने के पक्ष में। और मैं आपको अभी सिखा दूं कि क्वेश्चन जो है, मेंस का क्वेश्चन हमेशा 2 डायमेंशन पर लिखी जाती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कभी हमेशा याद रखिए, कुछ अच्छी चीजों का नेगेटिविटी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। कुछ अच्छी चीज, जैसे मान लो एक शब्द है बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारे क्या है, लोकतंत्र का प्रोटेक्टर है। कौन? बेसिक स्ट्रक्चर।
अब कभी जो है क्वेश्चन में इस प्रकार आ जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर एक अलोकतांत्रिक क्या है, प्रोविजन है, या सुप्रीम कोर्ट का क्या एक अलोकतांत्रिक। अब बताइए लग गए हम क्या, हाँ नहीं क्वेश्चन ने पूछा है अलोकतांत्रिक, लग गए प्रूफ करने अलोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक, उसी समय आपका उत्तर कट जाएगा, नंबर जो है उस समय आपका कट जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप पॉलिटी को पढ़े तो दो कसौटी पर पढ़े, पॉजिटिव कहां तक पॉजिटिव है और कहां तक निगेटिव है। सवाल निगेटिव भी है, ये नहीं कि लग गए प्रूफ करने, पूरा भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक आप निगेटिव निगेटिव ही निगेटिव लिखकर चले आए, नहीं। अगर निगेटिव पूछ रहा है तो कहां तक निगेटिव है इसका चर्चा करें, और उत्तर में आप बदलाव करें, विषय वस्तु में बदलाव करें, बल्कि वाइल क्या क्या इसकी पॉजिटिविटी है इसको आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, उत्तर में ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको कह दूं, बीपीएससी क्या है? बीपीएससी एग्जाम लेने की संस्था ही नहीं है। बीपीएससी वह संस्था है जो बिहार सरकार को अच्छे अधिकारी देते हैं। इस पर कभी विचार किया आपने? नहीं, विचार कहां नहीं कर रहे, जहां पे करना चाहिए वहां का विचार ही नहीं कर रहे। जिस संस्था, जो संस्था में आप का एग्जाम देने जाएंगे उस संस्था की जो है आप आधार ही नहीं देख पा रहे हो। बीपीएससी क्या वो संस्था है जो सिर्फ परीक्षा लेती है? बीपीएससी आई क्यों थी? केंद्र में यूपीएससी है, बिहार में क्या है आपका? बीपीएससी है। ये बिहार सरकार को अच्छे अधिकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिसके लिए मानक क्या है? प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। आ रही बात समझ में? अधिकारी हमेशा जो है एक डायमेंशन नहीं, बायस्ड नहीं होना चाहिए। अधिकारी जो है वो ऐसा तो नहीं कि एक ही मानसिकता से ग्रस्त है, वो अधिकारी बायस्ड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग आगे चल करके पॉलिसी मेकिंग ही तो करेंगे, पॉलिसी मेकर ही तो बनने जा रहे हैं। सोचिए आपके भीतर मुझे जो है ये सब चीजें भरना पड़ रहा है कि आप क्यों बनने जा रहे हैं एसडीएम। समझ पा रहे हो? आपके हाथों से पॉलिसी जो है बन रही होगी, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, नीतियां बदल, बात को समझिएगा। दो शब्द है, लॉज एंड पॉलिसी। सरकार के आने जाने से पॉलिसियां चेंज होती रहेंगी। अगर आप सरकार के साथ काम करने में अगर सहज नहीं रह पाए, अगर आप बायस्ड रह गए, आप नौकरी नहीं कर पाइएगा साहब। अजीत डोभाल जो आज देख पा रहे हो, वो कभी कांग्रेस के शासन में भी वह शासन चलाए, और आज दो विचारधाराओं को साथ चल रहे हैं, वो उनमें एबिलिटी है तभी तो। अगर आप बायस्ड होता तो क्या आज अजीत डोभाल होते क्या? नहीं। यही गुण जो है आपके भीतर होना चाहिए, बायस्ड नहीं हो। कैसे समझेगा वो? आपके उत्तरों से। आपको बैठा करके तो उत्तर चेक नहीं किया जा रहा होगा, आपका लेखन ही तय कर रहा होगा आपकी मानसिकता को। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल है कि समाजवाद को हटा देना चाहिए, परम निरपेक्ष को हटा देना चाहिए, या क्या रेलेवेंस है इसका ठीक उत्तर एक प्रकार ही लिखा जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद जो है कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का सोल है। प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? सोल है, या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है। क्या बोल सकते हैं इसको? परिचय पत्र है। ठीक है, कैसे परिचय पत्र है? ठीक है, इस चीज को प्रूफ करना होगा। ठीक है, हो सकता है सवाल इस रूप में भी आ सकता है, क्या प्रियम्बल हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारे संविधान की जन्म कुंडली है क्या? ठीक है, तो इस तरह का जो है विवादित सवाल पूछे जाते हैं, जिसको आपको लिखना होता है। ये कब लिख पाएंगे? जब हम प्रियम्बल को समझ रहे होंगे तब। बात समझ में आ रही है? या फिर बस घर का जो है अधूरा नींद पूरा करने आ गए हो? ऐसा तो नहीं है। जिस आंखों में सपना दिखना चाहिए उस आंखों में नींद दिखाई पड़ती है। अब देख लीजिए प्रियम्बल को लेकर के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहां मैं है या हम?
ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं। कितने लोग को प्रियम्बल याद है? प्रियम्बल याद नहीं किए? कि प्रियम्बल याद ना भी हो, लेकिन इसका क्रम जो है, इसके जो एलिमेंट्स है, जो इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये शब्द जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो नहीं बीपीएससी में पूछा जाएगा ट्रेंड है प्रियम्बल, लेकिन यूपीएससी में कई बार ऐसा देखा गया था कि जिनका पॉलिटिकल साइंस रहा है ऑप्शनल, चूंकि बीपीएससी में ऑप्शनल तो अब क्या हो, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। हो सकता है कि किसी का बीए भी हो पॉलिटिकल साइंस से, तो ऐसे विद्यार्थियों से कोशिश करता है कि वह प्रियम्बल जानने का प्रयास करता है। यूपीएससी में धूमधाम से सवाल पूछा जाता था इंटरव्यू में कि प्रियम्बल जो है सुनाइए, ठीक है। तो भले ही प्रियम्बल का शब्द सा याद ना हो, लेकिन उसका तत्व जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा देखना चाहते हो, सॉवरेंट के रूप में, मतलब बोले तो संप्रभु या संप्रभुता, दोनों बात एक ही है, सॉवरेंट या सॉवरेनिटी, संप्रभु या, ये क्या हो जा रहा है, लक बाय चांस, ठीक है। मुझे लगा फिर से नया पेज आ जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी है, क्या कर सकते हैं। इसका एक ही लाभ हुआ है कि बस मिटाना जो काम था वो आसान कर दिया है। बाकी इसका सिस्टम मुझे अभी भी पूर्णतः, मेरा मोबाइल का सिस्टम अब पूरा क्या सिस्टम मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि हमारा भतीजा है वो पूरा इसका इधर से उधर। आज के बच्चे कितने जो है हाइब्रिड टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। हम अभी तक अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना पाए हैं। कब मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं भी जो छोटे छोटे मुद्दे पर जो है वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तक मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं। अब मेरा 7 साल का भतीजा है, वो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर भी लिया है, कहीं कहीं से वीडियो काट पीट करके वो डालना भी शुरू कर दिया, और हमें कहता है चाचू इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि मैं उसको ये कहूं तो मुझे भी सिखा दे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत को कैसा दिखना चाहते हैं, संप्रभु, ठीक है। सिर्फ संप्रभु से काम चल जाएगा। कैसा दिखना चाहते हैं हम, हमारा भारत कैसा हो, लोकतांत्रिक होना चाहिए। हमारा भारत कैसा हो, हमारा नेता नहीं, हमारा भारत कैसा हो, लोकतांत्रिक हो। हमारा भारत कैसा हो, गणतांत्रिक हो, रिपब्लिक होना चाहिए। हमारा भारत कैसा हो, हमारे भारत में क्या हो, हमारा भारत कैसा हो, समाजवादी हो भारत, ठीक है। हमारा भारत और कैसा होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना मांगता है। इसमें कोई डाउट्स है? क्या आप नहीं चाहते कि आपका भारत संप्रभु हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका भारत लोकतांत्रिक हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका भारत गणतांत्रिक हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका भारत, आपका या हम सभी का, हम सभी का, जब मैं बोलूं आपका तो उसमें मुझे भी शामिल कर लिया करो, ठीक है। तो आपका भारत कैसा हो, समाजवादी हो, आपका भारत कैसा हो, आ रही बात समझ में? सबसे बड़ी बात है, ऐसा भारत क्यों देखना चाहते हो, ऐसा भारत जो है क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि ऐसा भारत होगा तभी तो वह जस्टिस कर पाएगा, ऐसा भारत होगा तभी तो वो न्याय दिला पाएगा आपको। तो भाई कितने प्रकार का न्याय मांगते हो? 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस दे पाएगा कौन? भारत, ठीक है। क्यों? आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या है इसकी?
क्योंकि इससे क्या मिलेगी, इससे जो है जिसके लिए हम अंग्रेज से क्या होते रहे बंधु, लड़ते रहे हैं। लगभग 200 साल तक हम क्या किए, अंग्रेज से लोहा लिए हैं। किससे, अंग्रेजों से। लोहा खरीदे नहीं है, लोहा का मतलब होता है संघर्ष किए हैं। किससे, अंग्रेज से। क्या क्या पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने। क्या स्वतंत्र, क्या आज स्वतंत्र हैं आप? हाँ हैं। किस प्रकार, विचारों के आधार पर आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। विचार, आस्था के लिए स्वतंत्र नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल। आप क्या भी हैं, आस्था के आधार पर भी आप क्या है, स्वतंत्र है। उपासना के लिए नहीं, आप उपासना के लिए भी क्या है, स्वतंत्र। अच्छा क्या ये बताओ, स्वतंत्र भारत में क्या विचारों की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए थी? क्या आस्था की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए थी? क्या उपासना की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए थी? क्या विश्वास की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए थी? देखो ये सारी चीजें क्या है, इतिहास पर ही तो आधारित है। क्या क्यों, गुलाम भारत में हमें अपना विचार रखने का अधिकार नहीं था। गुलाम भारत में उपासना की स्वतंत्रता नहीं थी। गुलाम भारत में किसकी स्वतंत्रता नहीं थी, विचार, आस्था, उपासना, विश्वास, इन सब की आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। ये स्वतंत्रता कब आ पाएगी, जब सरकार क्या देने लग जाएगी, न्याय। सरकार न्याय कब देगी, जब सरकार क्या होगा, पंथ निरपेक्ष। जब राज क्या होगा, जब राज क्या होगा, जब राज क्या होगा, जब राज क्या होगा। इधर से जाओ चाहे उधर से आओ, पढ़ने का तरीका यही रखो। जब भी प्रियम्बल पढ़ो तो इस प्रकार पढ़ा करो, ठीक है। ये नहीं कि चिपका दिया कि हम भारत के लोग भारत को लग गए चिल्लाने, ठीक है। और पड़ोसियों को भी परेशान किए जा रहे हो, तो बगल वाले पड़ोसी पागल हो गया का जी, तो पकड़ो उसको। कमीशन बनना है, कमीशन में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके लिए जो है देवदास बनने की जरूरत नहीं है, तुलसीदास बनने की क्या होती है, जरूरत होती है। देखो मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें तो आते रहेंगे ना। मुश्किलों से तुम टूट गए अगर अभी, तो अच्छे प्रशासक बन पाओगे क्या? नहीं। समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी। ये बताओ, स्वतंत्रता मिल जाएगा, इससे क्या फायदा है? समानता आएगी। क्या आएगी? समानता। जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक समानता हो सकती है क्या? आगे मौलिक अधिकार में पढ़ना है, दोनों ही पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। तो बताओ पहले तुम्हें क्या चाहिए, स्वतंत्रता या समानता? समानता आ जाएगी तो स्वतंत्रता आ जाए, कोई आवश्यक। स्वतंत्रता रहेगी तब जाकर के हमारे यहाँ स्वतंत्रता समानता स्थापित हो पाएगी। सारी बात समझ में। समानता, ये बताओ समानता रहेगी तब क्या होगा, क्यों चाहिए, आप क्यों चाहते इक्वालिटी लाना समाज में? आपका पड़ोसियों से झगड़ा क्यों है? पड़ोसियों से झगड़ा पंगा क्यों है? समानता है या असमानता है? समानता है। आपका पड़ोसी आपका पूरे समानता है नहीं, ठीक है। अगर समानता होती, उसके पास भी एक गाड़ी, आपके पास भी सेम ब्रांड का गाड़ी, उसके पास भी फ्रिज, आपके पास भी फ्रिज, उसके पास ही वॉशिंग मशीन, आपके पास ही वॉशिंग मशीन, उसके पास ही ब्रांडेड कपड़ा, आपके पास ही ब्रांडेड कपड़ा, समानता है या नहीं? तो बताओ स्ट्रगल होता नहीं। समानता रहेगी तभी तो जाकर के तभी समानता रहती है, तभी तो बंधुताएं क्या करती है, इनकरेज करती है। इक्वालिटी रहेगी तभी तो जाकर के फ्रैटर्निटी क्या होगा, मजबूत होगा, इनकरेज करेगा, डेवलप तभी तो होगा ना भाई। वरना पड़ोसी में मार फंसा हुआ है तो बंधुता कभी होगी, ठीक है। तो जब बंधुता नहीं होगी तो बताओ एकता आ पाएगी क्या? एकता कपूर नहीं, एकता यूनिटी, एकता आ पाएगी नहीं। समानता है तभी तो क्या है, बंधुता। समानता है तभी तो एकता। और एक है भारत तभी तो क्या हो पाएगा, भारत अखंड हो पाएगा भारत। आ रही बात समझ में? देखिएगा लगभग एलिमेंट्स आ चुके हैं इसमें, किसके, प्रियम्बल के लगभग एलिमेंट्स इसमें क्या हो चुके हैं, समाहित हो चुके हैं।
हम भारत के लोग भारत को कैसा देखना चाहते हैं? भारत को कैसा देखना चाहते हैं? कैसा भारत? कैसा भारत? कैसा भारत? क्यों? कितने प्रकार की न्याय की बातें की गई है? कब पीटी में कई बार सवाल पूछा गया है, कितने प्रकार की न्याय की बातें की गई है? 3 प्रकार की। कभी सवाल पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन वह न्याय का प्रकार है जो हमारे प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? उल्लिखित नहीं है। क्या याद करें? जो नहीं है उसको याद कर ले, या जो उल्लिखित है उसको याद करें, बाकी सभी उल्लिखित नहीं है। यही तो अप्रोच होगा भाई। ठीक है, तो उल्लिखित क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। न्याय मिल जाने से क्या होगा? स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता क्यों चाहिए आपको? समाज में क्या लाना है? समानता, इक्वालिटी। आप समाज में इक्वालिटी क्यों लाना चाह रहे हो भाई? क्योंकि इक्वालिटी होने से ही फ्रैटर्निटी क्या होती है? इनकरेज करती है। फ्रैटर इक्वालिटी होगी तभी जाकर के यूनिटी जो है इनकरेज करेगा। जब इक्वालिटी होगा तभी जाकर के भारत क्या बन पाएगा? इंटीग्रल पार्ट्स बन पाएगा। जब इंटीग्रिटी आ पाएगी किसमें? भारत में। यही है आपका क्या चीज? प्रस्तावना का मूल तत्व। अब जैसा देखिए, अगर सवाल किया जाए आपका भारत वर्तमान में कैसा है? पंथ निरपेक्ष है? हाँ है। आपका भारत कैसा है? आपका भारत कैसा है? ये बताओ, पंथ निरपेक्ष का तत्व क्या हमारे संविधान में है? यस। आर्टिकल 25 से 28 किसकी चर्चा की गई? स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम का। ये बताओ, ये जो तत्व है, ये शब्द है, क्या सिर्फ प्रस्तावना में ही है? इसका प्रावधान क्या मौलिक अधिकार में नहीं है? इसका मतलब जो चीजें लिखी गई है प्रस्तावना में, इसको आगे चल करके व्याख्या भी किया गया है। हाँ या ना? ये बताओ, लोकतांत्रिक है, कहां यह शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रियम्बल में। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी समझाया कि डेमोक्रेसी को देखना हो तो कितने स्तर पर देखना है आपको? 3 स्तर पर। एट इंडिविजुअल, एट सोशल, एट किस स्तर पर? एट गवर्नेंस। ठीक है, इंडिविजुअल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य है या नहीं, हम कैसे आंकेंगे? एक दूसरे के विचारों का क्या करना है? सम्मान, सहिष्णु होना। यह किस चीज का सिंबल है? व्यक्तिगत लोकतांत्रिक का। क्या आर्टिकल 19 में नहीं लिखी गई है? लिखी गई है। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की क्या है? आजादी है। स्पीच व एक्सप्रेशन की क्या है? आजादी है। यह सिंबल किसका है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, व्यक्तिगत लोकतंत्र की बातें कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सामाजिक लोकतंत्र। समाज के स्तर पर लोकतंत्र है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। समाज के स्तर पर लोकतंत्र का मतलब क्या है? जिस समाज में भेदभाव ना हो, जिस समाज में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, जब स्टेट जो है समाज के स्तर पर क्या ना करे? विभेद ना करे। ठीक है, तब ऐसे समाज को हम क्या कह रहे होंगे? लोकतांत्रिक समाज कह रहे होंगे। क्या इसका चर्चा हमारे आर्टिकल्स में नहीं है? हाँ बिल्कुल है। आर्टिकल 15, 16, 17, 18, यह क्या है? यह समानता लाने ही की तो बात की जा रही है। क्यों? हमारे समाज में विभेद था। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 15-16 में क्या लिखा हुआ? स्टेट हैज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। ये सब क्या है? ये सब सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने का ही क्या है? मूल तंत्र है, मूल तत्व है। सारी बात समझ में? तो क्या गवर्नेंस के स्तर पर नहीं? हाँ बिल्कुल है। जो शासन कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं? व्यक्ति के द्वारा चुनकर जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। इससे क्या समझ में आ रही है? इसे समझ में ये आ रही है कि अगर जो शब्द का प्रयोग यहां किया गया है, इसकी व्याख्या कहां भी दिखाई पड़ रही है? हमारे संविधान में भी दिखाई पड़ रही है। हम गणतंत्र है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का सबसे उच्चतम पद क्या है? राष्ट्रपति। और वो क्या होते हैं? इलेक्टेड। जैसा समझिए
कि अगर हम शब्द को पढ़ ले यहां पर, तब हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा गया होगा, है या ना। इसका मतलब है संविधान पढ़ने का अगर समय ना हो, लेकिन फिर भी भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना हो, तो हमें क्या पढ़ लेना चाहिए? प्रस्तावना को पढ़ लिया जाना चाहिए। प्रस्तावना पढ़ कर करके हम संविधान की आकलन कर सकते हैं या नहीं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान का दर्शन मात्र है कौन? प्रस्तावना। बताओ, हमारे संविधान का जन्म कुंडली हम नहीं कह सकते हैं? क्यों? हमारा संविधान जिस प्रकार अभी मजबूत है, व्याख्यायित है, उन सभी का चर्चा कहां पर किया गया है। इसका मतलब प्रस्तावना को पढ़ लिया जाए तो संविधान का मूल तत्व आप समझ सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। कौन? जन्म कुंडली है। क्या चीज? प्रस्तावना। आ रही है बात समझ में? ये बताओ, प्रस्तावना क्या लगता है? संविधान, जैसे ही संविधान पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिखाई पड़ता है? प्रस्तावना ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रस्तावना इज ए इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान का परिचय पत्र है। आ रही बात समझ में? प्रस्तावना को अगर आप समझ लेते हो तो आप कह सकते हो कि भारत कैसा होगा। ये बताओ, प्रस्तावना को पढ़ लोगे तब बता सकते हो भारत का उद्देश्य क्या है। भारत का उद्देश्य क्या है, या भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? क्या हम इस तर्ज पर हम नहीं कह सकते हैं आइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? किसको कह सकते हैं हम? प्रियम्बल को। तब प्रियम्बल को लेकर हम कई बातें कर सकते हैं। आइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, इस चीज को समझिए आप। हम लोग जो है कल एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे कि क्यों कहते हैं। अगर आपको अगर यह भी समझ में ना आए, ठीक है, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका मैंने कल आपको समझाया था। कल नहीं, परसों। कैसे? मान लिया जाए मूवी से पहले क्या आती है? ट्रेलर। ट्रेलर हिट तो मूवी। हम लास्ट क्लास से समझ रहे थे कि मूवी की आत्मा ही कहां छुपी हुई है? ट्रेलर में। ठीक है, ट्रेलर कब आता है? फिल्म के बाद आती है या फिल्म से पहले ही आ जाती है? प्रस्तावना कब आती है? संविधान के बाद या संविधान से पहले? तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि प्रियम्बल इज द ट्रेलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या है, जिस प्रकार ट्रेलर किसी भी मूवी की क्या है? आत्मा है। उसी प्रकार प्रस्तावना भी क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में कह सकते हैं हम? प्रस्तावना के बारे में हम कह सकते हैं। ये चीजें समझ में आई? क्या है प्रस्तावना? क्या इस पर 10 लाइन लिखी नहीं जा सकती है? ठीक है, कल बताओ, अभी तक सोल पूछ रहा है, आइज पूछ रहा है, कल होकर हृदय पूछ ले तब हम धाराशायी हो जाएंगे क्या? हैं? ये बताओ, किडनी पूछ ले तब? आंख, किडनी, हृदय, आत्मा, सब क्या है? प्रस्तावना है। किसका? हमारे संविधान का। जन्म कुंडली क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान जिस प्रकार व्याख्यायित है, जितनी दूर तक उसको कंसाइज रूप में व्याख्या किया गया है, कहां पर? प्रस्तावना में। ठीक है, इसलिए हम जन्म कुंडली भी इसको कह सकते हैं। जर्मनी का कोई व्यक्ति हो, उसके पास टाइम नहीं हो भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने का, संविधान पढ़ने का, उसको सिर्फ क्या पढ़ा दिया जाए? प्रस्तावना पढ़ा दिया जाए, तो वो भारत के बारे में क्या कह सकता है? भारत कैसा है? संप्रभु है। भारत कैसा है? लोकतांत्रिक है। भारत कैसा है? गणतांत्रिक है। भारत कैसा है? जरा सोचिए, संविधान पढ़ा नहीं है, संविधान पढ़ा, लेकिन भारत के संविधान के बारे में कितनी बातें कर सकता है? वह बता सकता है भारत का नेचर कैसा है। ये तो या भारत का नेचर ही है, या भारतीय संविधान का उद्देश्य भी है। भारत की प्रकृति तो हम कह सकते हैं, लेकिन इस संविधान का क्या है? या उद्देश्य है। हमारी प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य है। हमारा संविधान का उद्देश्य कैसा है? हम भारत को कैसा बनाएं?
संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, हम ऐसा भारत का निर्माण करें। आ रही है बात समझ में? भारत की प्रकृति भी किस पर डिपेंड्स करती है? प्रियम्बल पर। किस पर? प्रस्तावना पर। ये बातें समझ में आई? तो क्या है प्रियम्बल? क्या आप लिख पाएंगे? अब बड़ी बात यह है कि इतनी अच्छी जो प्रावधान है, इस प्रावधान को लिया कहां से गया है? ठीक है, दो ही रास्ता हो सकता है, या तो अच्छी अच्छी चीजें जो है खुद से लिखे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे तो लगभग 60 देशों के पास क्या था? संविधान लिखा जा चुका था। इसीलिए इनके लिए एक क्या था? आसान रास्ता था कि अच्छे अच्छे संविधान, अच्छे अच्छे देश की जो है संविधान को पढ़िए, स्टडी कीजिए और अच्छी अच्छी बातों को अडॉप्ट कर लीजिए। इन्होंने भी ऐसा ही करा। इन्होंने यूएस का जब संविधान देखा तो वहां पर प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का प्रावधान था। इसने कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल को अडॉप्ट किया फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बट द वे ऑफ प्रियम्बल या स्टेटमेंट ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह जो है स्टेटमेंट या वे कह सकते हैं, यह कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें कोई भी ऐसा चर्चाएं या कोई कंसेप्ट नहीं है जो समझने लायक है। बस इतनी बातें आप समझ लें कि यह जो प्रावधान है कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और वाक्य का जो नेचर है यह कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब दो छोटी छोटी बात पर चर्चा करने के बाद जो है हम लोग विवादों पर आएंगे। उससे पहले जो है आप दो क्वेश्चन का सवाल जो है, दो क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक क्या है आपका? भाग है या नहीं, और यह संशोधनीय है या नहीं। ठीक है, भाग है या नहीं, यह संशोधनीय है या नहीं। यह दोनों ही सवाल जो है एक ही जगह से आए हैं। उससे पहले हम लोग जब उत्तर में जाएं, इससे पहले आप हमें बता दीजिए, आपका जो हृदय है, हार्ट है, आपके शरीर का महत्वपूर्ण अंग है या नहीं है? और अपेंडिक्स नहीं, शरीर में तो दोनों है, अपेंडिक्स भी है और हृदय भी, हार्ट भी है। क्यों कहते हो फिर अपेंडिक्स कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग नहीं है? क्योंकि उसका यूज नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिसका काम होगा उसी का क्या होगा? महत्व होगा। जिसका काम उसी का महत्व होगा, जिसका कोई काम नहीं उसका कोई महत्व। कहीं आप भी तो घर में, आपकी भी तो भूमिका कहीं अपेंडिक्स की तरह तो नहीं है, फिर घर से भगाए जाओगे फिर। ठीक है, तो अपेंडिक्स की तरह रहना है घर में या हृदय की तरह? किसकी तरह? हृदय की तरह। ठीक है, अपेंडिक्स की तरह या हृदय की तरह? तुम क्या बनना चाहते हो, अपेंडिक्स या हृदय? हृदय बन के रहो। आ रही है बात समझ में? लेकिन नहीं, हमारे प्यारे बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हम तो बिना अपेंडिक्स, अब तो अभी भी हृदय हैं। कुछ साल तो गुजरने दो, कुछ साल तो गुजरने दो, बस एक आध दो पीटी उटी फेल कर गए, उसके बाद पता चलेगा कि आप अपने परिवार के लिए हृदय थे या अपेंडिक्स थे। ठीक है, जब लात मार के भगाए जाओगे घर से, फिर पता लगेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए क्या बनने का? हृदय, अपेंडिक्स। अब देखिए, बोले इसका क्या मतलब है यहां पर? इसका प्रियम्बल का यहां पर क्या रोल आता है? हाँ, आता है। मैं आपको कह दूं प्रियम्बल का क्या महत्व है, क्या काम है, प्रियम्बल में लिखा नहीं गया है। प्रियम्बल में यह नहीं लिखा गया है कि प्रियम्बल का क्या काम है। इसका मतलब क्या है कि प्रियम्बल का काम या इसका महत्व प्रस्तावना में लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो हमारे अंगने में एक दादी माँ है, तो हमारे अंगने में नहीं, हम सभी के अंगने में। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। जब भी देखिए घर में उलझी सवाल जो होंगे वो दादी माँ ही बताते रहते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार जो है ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी वही रोल है जो रोल हमारे घर में दादी माँ की है। दादी माँ कहती है कि हमारे पास एक्सरे चश्मा है। एक्सरे चश्मा समझ रहे एक्सरे क्या मतलब होता है? जो आपको नहीं भी दिख रहा है सो दिख रहा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कहता है जो लिखा है वो तो दिखाई पड़ ही रहा है, जो नहीं भी लिखा है वो भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसी शक्ति को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी रिव्यू कहते हैं। आ रही है बात समझ में? क्या है ये बला जुडिशरी रिव्यू? देखिए मैं आपको पहले भी समझाया, शासन चलाने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3 एलिमेंट्स, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, जरा समझिए कि मान लिया जाए लोकसभा में बहुमत आ जाए किसी एक पार्टी को, लोकसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत आ गया, सरकार भी बना लेगी। संजोग से क्या हुआ कि उसने विधानसभा अधिकतर राज्यों में भी वो सीटें जीत चुका है, अधिकतर राज्यों में सीट जीत चुका है। इसका मतलब है कि राज्यसभा में भी जो है उसकी बहुमत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में व्यक्ति चुनकर आते हैं कहां से? राज्य विधानमंडल से चुनकर आते हैं। आ रही बात समझ में? जैसा कि बताया गया शेड्यूल नंबर 4 में, एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, किसी राज्य का कितना सीटें हैं किसमें? राज्यसभा में। इसकी चर्चा कहां पर की गई है? शेड्यूल नंबर 4 में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मान लिया जाए कि 15 या 16 अगर बिहार से जा रहे हैं, ये 15-16 लोग जो होंगे कहां से निर्वाचित होंगे? क्या फिर से चुनाव होगा और जनता भागीदारी होगा? नहीं, जनता ने चुनकर भेजा है जिसको, जो बैठे कहां पर हैं? विधानसभा में। वही लोग आपस में से चुन करके कहां भेज रहे होंगे? राज्यसभा में। आ रही बात समझ में? अगर कोई पार्टी लोकसभा का भी चुनाव जीत ले और अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव जीत ले, इसका साफ मतलब है कि वह ऑलरेडी राज्यसभा में भी उसकी बहुमत बन जाएगी। हाँ या ना? ठीक है, अगर लोकसभा में बहुमत है, विधानसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, तब आपको क्या लगता है राष्ट्रपति के चुनाव में किस पार्टी का लोग जो है राष्ट्रपति बन जाएगा? जिस पार्टी का बहुमत कहां पर था? लोकसभा में। विधानसभा में है तो राज्यसभा में भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब आता है? जिस पार्टी का प्रधानमंत्री उसी पार्टी का क्या भी बन जाएगा? राष्ट्रपति। क्यों? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी से, राष्ट्रपति भी उसी पार्टी से, और संसद में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स मिल करके संसद का निर्माण करते हैं? 3 एलिमेंट। देखिए हो सकता है कुछ लोग को पॉलिटी अभी जो है स्टार्टिंग में समझ में भी ना आए, समझने में कुछ समस्या भी। अगर समस्या आ रही है तो अच्छी बात है, समस्या नहीं आ रही है तब बुरी बात है। दिमाग में तनाव पैदा हो रहा हो तब समझिए कि आपका दिमाग ठीक ठीक काम कर रहा है। अगर अभी तक भी आपके दिमाग में तनाव पैदा नहीं हुआ है तब विचारणीय प्रश्न है कि हम धीरे धीरे कंसेप्ट में एंटर करते जा रहे हैं और आपके दिमाग में तनाव भी नहीं पैदा हो रहा है, ये बुरी बात है। आ रही बात समझ में? हम बात कर रहे थे किस पर? संसद का निर्माण कैसे? संसद का निर्माण 3 एलिमेंट्स होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मान लिया जाए कि मोटा भाई को ऐसा लग जाए कि इस बार तो बहुमत आ गया है, अगली बार चुनाव में हम जीत ना पाए, क्या लगता है ऐसा बिल पास नहीं हो सकता है कि 2026 के होली के शुभ अवसर पर ऐसा बिल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि 2026 के होली के शुभ अवसर पर भारत के सभी पद वंशानुगत होते हैं? क्या लगता है लोकसभा से पारित होगा या नहीं होगा ऐसा बिल? धूमधाम से होगा पारित। क्यों? बहुमत है। राज्यसभा में आएगा, धूमधाम से पारित होगा। क्यों? विधानसभा में चूंकि इसका क्या रहा, मेजोरिटी रहा है। और राष्ट्रपति भी किस पार्टी से आ रहे हैं?
लिखा गया है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति राजनीतिक रूप से वह न्यूट्रल होंगे। क्या न्यूट्रल हो सकते हैं? नहीं। न्यूट्रल होने का जो है एक बार जो है प्रयास कर रहे थे उपराष्ट्रपति। अभी हाल में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। कुछ बातें बाहर नहीं आ पाई, नहीं आएंगी कभी बाहर। कार्य पद्धति से पता चलता है। ठीक है, थोड़ा सा सरकार से विमुख होने का प्रयास किए, एक रात के भीतर जो है सीट इधर से उधर हो गया। क्या सोचिए, द्रौपदी मुर्मू अगर न्यूट्रल होने का प्रयास किए तो क्या लगता है हमारे संसद में इम्पीचमेंट आ सकता है या नहीं? हटाने का प्रस्ताव आ तो सकता है ना? क्या लगता है राष्ट्रपति जो है न्यूट्रल होकर काम करते होंगे? राजनीतिक रूप से क्या लगता है वह न्यूट्रल होंगे? कभी नहीं। ठीक है, तो ऐसे बिल को राष्ट्रपति रोकेंगे या साइन करके आगे बढ़ा ही देंगे? वह क्या लगता है लोकतंत्र 2026 के होली के शुभ अवसर के बाद हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र का सत्यानाश हो चुका है? इसका मतलब हाथी खुल गई है, सिर्फ सिक्कर बच गया है। अगर ऐसा बिल पास अगर हो गया तो 2026 के होली के बाद हमारे पास हाथी सिक्कर दोनों है या सिक्कर से हाथी खुल चुकी है? सिक्कर नहीं समझ पा रहे हैं आप? सिक्कर हाथी, सिक्कर का मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र रह गया इंडिया में या लोकतंत्र की झुनझुना रह गया है? क्या लगता है, क्या हम अपने कार्यपालिका को, विधायिका को इतना पावर दे ही दे कि वो जब चाहे लोकतंत्र को समाप्त कर दे? वह नहीं। इसलिए मैंने एक संस्था बना रखा है। क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास एक शक्ति है संविधान की व्याख्या करने की। संविधान की व्याख्या करने की या लोकतंत्र की व्याख्या करने की? लोकतंत्र की व्याख्या करने की। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? संविधान की रक्षा करने की या लोकतंत्र की रक्षा करने की? लोकतंत्र की रक्षा करने की। आ रही बात समझ में? यूपीएससी में सवाल पूछा गया कई बार। अगर आप समझो कि कहानी चल रहा हो, वाह वाह बहुत मस्त स्टोरी चल रहा है, स्टोरी नहीं चल रहा है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन जो है वो निकल चुके हैं और यूपीएससी सवाल जो एक बार नहीं दो बार सवाल पूछ चुकी है कि हमारे संविधान की प्रहरी, संविधान की प्रहरी किसे कहते हैं? सुप्रीम। ऐसे भारत का प्रहरी हम किसे कहते हैं? हिमालय को। क्यों? हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा से क्या करती है? भारत को बचाती है। उसी प्रकार संविधान का प्रोटेक्टर कौन है? सुप्रीम। इसी सेम लैंग्वेज पूछा हुआ था कि हमारे संविधान की प्रहरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। क्यों? हाँ, वही सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है संविधान की व्याख्या करने की। इसी में समाहित है। इसी व्याख्या करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? जुडिशरी रिव्यू कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब संसद से कोई कानून पास हो भी गया, वह कानून तब लागू होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक ना लगा। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया तो वह संविधान फिर लागू, वह विधि फिर लागू नहीं हो पाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपकी मम्मी कहते कि दूध देखते रहना है, दूध उबल रहा हो देखते रहना है। इसमें क्या शामिल है कि दूध बॉयल होकर के उफन रहा है, आप उसको देख ही रहे हो? क्या इसमें क्या शामिल है? अगर आप ऐसा करते ही रह गए तो मम्मी से कूटे नहीं जाओगे कि नॉनसेंस? इस देखने में यह शामिल था कि जब दूध उफने तो अलग रख देना था या उसको एडजस्ट करना जिससे दूध बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यह बताना है कि संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, या बताने के साथ साथ किसी भी लॉज को फ्रीज भी करने का ताकत रखता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? जुडिशरी रिव्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ चुकी है कि जब भी संविधान के प्रावधान में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो उस कॉन्ट्राडिक्शन का निपटारा कौन कर रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट कर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिना किसी केस का, बिना किसी वाद का वह जजमेंट या कोई वर्डिक्ट नहीं देता है।
अभी हाल में ही देखे होंगे कि यूजीसी के मैटर पर कौन होल्ड कर दिया लॉज को, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। आ रही बात समझ में? या भी ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कर दिया, वहां सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, रोहित वेमुला का केस जो है इस पर चल रहा था। कुछ लोग तो अभी तक इस बिल को समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्या ऐसी जोत आन पड़ी थी। अरे गधा, वो आप देखिएगा किस दिन बिल आ रहा है, ठीक उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या था, हायरिंग था इस केस पर। सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है विधायिका को चेता चुका था कि आप ऐसे बिल में संशोधन करके नया कोई लॉ लाइए, नया कोई विधेयक पास कीजिए। किससे? संसद से। 2 दिन बाद हायरिंग होना है, संसद अभी तक कोई बिल पास नहीं किया था। विधायिका क्या जवाब देती? कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए आनन फानन में जो है इसे बिल बनाया। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि का जो प्रावधान है, जब आप पढ़िएगा अच्छे से तो आपको ऐसा लगेगा कि विधायिका फुल तैयारी के साथ जो है इस कानून को पारित नहीं किया था। ठीक है। और कहा जाता है इसी पर कि अब न्यायपालिका से विवाद शुरू हुआ और न्यायपालिका पर ही आकर के यह पुनः क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर कि तो भाग है या नहीं, संशोधन है या नहीं, एक बात तो समझ में आ गया कि अगर भाग होगा, महत्व काम होगा तो महत्व होगा, महत्व होगा तो वह क्या भी होगा? भाग भी होगा। अगर आप एसडीएम बन गए तो क्या लगता है मम्मी पापा आपको घर से लात मार के भगाएंगे या फूल माला के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे? अगर 30-35 साल तक अगर आप उनके छाती पर बैठ कर मुंह दरड़ते ही रहिएगा तो क्या लगता है उतने ही प्यार से आपको वेलकम करेंगे या लात गुस्सा से जो है आपको घर से भगाया भी जा सकता है? इसका मतलब अगर कोई काम नहीं तो कोई महत्व भी, अगर महत्व नहीं तो भाग नहीं, फिर संशोधन ही नहीं, सीधा घर से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है। आप अच्छा समझ रहे हैं पॉलिटी। ठीक है। आप आ जाइए यहां पर। कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा काम है या नहीं। ठीक है। कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1973, यह डेट बहुत फेमस है, बहुत फेमस डेट रहा है। इसी दिन जो है कहा जाता है भगवान का भी जन्म हुआ था, क्रिकेट के भगवान का, सचिन तेंदुलकर। लेकिन वो याद ना रहे, लेकिन एक याद रहना चाहिए केस। वह केस है आपका केशवानंद भारती वर्सेज केरल। यही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था। और सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला आता है तो उस पर कुछ जज मिल करके जो है वर्डिक्ट देते हैं। कहा जाता है कि 5 जज अगर मिल करके कोई अगर वर्डिक्ट दे रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, तो कम से कम अगर 5 बेंच हैं तो इसी को कहते हैं संवैधानिक पीठ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। ग्रुप्स ऑफ जजेस इज नोन एज अ बेंच। जुडिशरी में जो है जितने भी जज होंगे उन जजों की संख्या कोई हम क्या बोलते हैं? बेंच कह रहे हैं। 2 जज हैं तो 2 जज का बेंच है, 3 जज तो 3 जज का बेंच, 1 जज है तो सिंगल बेंच भी हम लोग कह रहे होते हैं। ठीक है। अगर 5 जज मिल करके कोई जजमेंट कर रहे, कोई वर्डिक्ट दे रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं संवैधानिक पीठ कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो यह 5 ही नहीं, 5 से ज्यादा, और कहा जाता है अब तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा हुआ था। किस पर? केशवानंद भारती बनाम केरला के मामले में। केशवानंद भारती कुछ और नहीं, यह मठ के क्या थे? मठाधीश थे। मठाधीश समझते हैं? मठ का मालिक। ठीक है। तो मठ था, इनके पास जमीन हुआ करता था। यह जमीन जो है केरल सरकार जो है हड़प लिया था। किसका? केशवानंद का। तो राइट टू प्रॉपर्टी को आधार बना करके केशवानंद जो है सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। यही मामला था और इसी मामले पर जो है 13 जज का बेंच सुनवाई कर रहे थे और 24 अप्रैल 1973 को वर्डिक्ट दे रहे हैं। तो 13 जज मिल करके, तो 13 जो है 7 और 6 के रेशियो से जो है वर्डिक्ट आता है। किसकी बात मानी जाएगी? 7 वाले की। क्या लगता है इस पर जब जिरह हुआ होगा प्रियम्बल पर, तो इसके महत्व पर चर्चा किया गया होगा, इसके काम पर चर्चा किया गया होगा।
आप अपनी दृष्टि से क्या कह सकते हैं, क्या प्रियम्बल का काम है या नहीं है? क्यों? क्योंकि यह हमारे संविधान का उद्देश्य बताता है, यह हमारे देश की प्रकृति बताता है। नहीं, यह हमारे संविधान का उद्देश्य किस प्रकार स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिल पाएगा इससे, यह सब क्या है? हमारे संविधान का उद्देश्य बता रहा है। संविधान का ही उद्देश्य है या सरकार का कर्तव्य भी बता रहा है? सरकार का कर्तव्य भी बता रहा है। ये बताओ, सरकार का कर्तव्य बता रहा है या सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य बता रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी जब वर्डिक्ट देंगे तो किसको आधार में रखेंगे? वह प्रस्तावना की मूल भावना को। क्यों? वर्डिक्ट से ऐसा ना हो कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो जाए, गणतांत्रिक मूल्य जो है वो समाप्त हो जाए। इसका मतलब काम ही काम है या कोई काम नहीं है? काम ही काम है। किसका? या सोचिए कि हम सभी जिनके पास विधियों का नॉलेज नहीं है, ये हम सभी मिलकर के यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना का इतना काम है, तो क्या लगता है ये जज सब मिलकर के क्या साबित किए होंगे कि काम है या बेकामयाब है? काम है। 7 लोग मिल करके जो है प्रूफ कर दिए कि नहीं, यह हमारे संविधान को समझने में, भारत को समझने में, सरकार को कर्तव्य बताने में, उसके बाद ही क्या, सुप्रीम कोर्ट को कर्तव्य बताने में यह क्या है? सहायक है। इसलिए प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आ रही बात समझ में? पार्ट्स होगा तो इसमें क्या भी शामिल हो सकता है, इसमें क्या भी हो सकता है। इट ऑन दिस बेस इट इज अमेंडेबल। इसका मतलब क्या है? आप संशोधन भी क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। देखिए, जब भी मैटर होता है स्टेट एंड क्या है, इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा है किसके खिलाफ, या किस पर जा रहा है? या स्टेट की तरफ जा रहा है। मतलब अमेंड करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। इसका मतलब संसद को शक्ति दे रहा है कौन? लेकिन जब जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जजमेंट दे रहा होता है, देखिएगा एक शब्द से जो है मतलब बदल जाता है। कहता है बट यू कांट अमेंड इन बेसिक स्ट्रक्चर, यू कांट अमेंड इन बेसिक स्ट्रक्चर। और आपको जैसा कि पता है इस समय प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री सर है या मैडम? मैडम नहीं कहना है। क्यों? इंदिरा गांधी खुद को वो मैडम, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मेरा कोई बनाया हुआ किस्सा है। जब कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब गए कहाँ, यूएस, ठीक है, तो तुम बातें कर लो बीच में। डेट देख लो ना कब का है, 24 अप्रैल 1973। आवाज नहीं, देखिए कोई भी कंफ्यूजन आप हमसे पूछा करें ना। हाँ, यही सब बचकाना हरकत जो है आपका। तो ये एसडीएम बनने जा रहे हैं, 72वीं का सीटीओ का पता है, डीएसएलआर तो कल ही क्या अलॉट किया गया है। या सोचिए कि सीएम साहब अगर मीटिंग ले रहे हैं, अगर आप इस तरह का हरकत करें अगर, तो क्या लगता है जॉब साइट हमसे आप कर पाएंगे या एक बार सस्पेंड होकर के मामला निपट सकता है? इस तरह का हरकत ना पाला कीजिए, ठीक है। ये भूल नहीं जाइए कि हम क्या बनने जा रहे हैं, एसडीएम बनने जा रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं एसडीएम बनने से पहले खुद के भीतर जो है वो गुण पाली, वो जो है मैच्योरिटी लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सोचना है कि मैं आपको अब ये नहीं कि बताओ हम बनने जा रहे हैं अधिकारी, हम दोस्त पाल रखे चोर टाइप का, आपकी हरकतें लग रही है घर में चोर टाइप का, मामा आए लड्डू लेकर आए चोरी करके खाए जा रहे हैं, इस तरह का हरकतें मत पाला कि सब चोर टाइप। जब आपको एकदम क्या बोलते हैं उसको, तो शब्द का प्रयोग करने में नहीं बनता है, ठीक है। तो नीच हरकत मत किया कीजिए, आपकी बातों से आपके व्यवहार से लगे कि ग्रेविटी है आपके भीतर, ठीक है। आ जाइए अपने विषय पर। कहा जाता है कि इस समय जो प्रधानमंत्री है वो डिस्टर्ब चाइल्डहुड की शिकार थी। डिस्टर्ब चाइल्डहुड कहने का साफ मतलब वही है कि जिस प्रकार अगर आपके कोई पिताजी अगर मान लीजिए एसडीएम होते, ठीक है, तब कहा जाता है, ऐसे समान हमारे ग्रामीण भाषा में कहा जाता है कि अगर आपके पास पावर है तो जमीन छोड़ के चलते हैं,
जमीन छू मतलब ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहे होते हैं, मतलब आपकी हरकतें लग रही है जो समान जनजीवन से जो है, आप समान जनजीवन में न जी करके आप असमान जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि आप जमीन छोड़ के चल रहे हैं, मतलब व्यवहारिक पहलू को आप छोड़ करके आदर्शवादी जीवन जीने की ओर आप चल पड़े हैं। ठीक है, तो जिसका पिताजी ही प्रधानमंत्री हो, ठीक है, अगर वो फुटबॉल खेल रही हो, किक मार रही हो, तो उसका फुटबॉल ला कौन रहा है? गृह मंत्री। समझ रहे हैं उसका मेंटल हालत क्या होगा? ठीक है, कीपिंग कौन कर रहा होगा? वित्त मंत्री कीपिंग कर रहा हो। ठीक है, अगर वह बल्ले से गेंद को मार रही है तो पीछे गेंद के पीछे दौड़ कौन रहा है? रक्षा मंत्री दौड़ कर गेंद ला रहा है। समझिए ऐसे परिवेश में जो बच्चा पला हो वह क्या हो सकता है? डिस्टर्ब चाइल्डहुड की शिकार कहा जाता है। ठीक है, तो इनको ना सुनने की जो है आदत कभी नहीं था। किसको? इंदिरा गांधी को। और उसी के सामने सुप्रीम कोर्ट क्या दे रहा है? वर्डिक्ट, मैडम यू कैन अमेंड। बोला यस व्हाई नॉट, बट मैडम यू कांट अमेंड इन बेसिक स्ट्रक्चर। तो समझिए कि सरकार का जो है यहाँ पर किस तरह का आक्रोश रहा होगा। बोला व्हाट नॉनसेंस, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। सरकार का अगला ही सवाल था, लेकिन हम अभी ना बतबुआ है। ठीक है, बोला व्हाट नॉनसेंस। बोला नहीं मैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, ये कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसका डिसीजन समय समय पर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर रहा होगा। बोला ये बात ये ले। कहा देख, कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन वो कहीं न कहीं वह केशवानंद भारती बनाम केरला का जो वर्डिक्ट आया है उसके खिलाफ मालूम पड़ता है। 73 में जो है सरकार एक तरफ शक्ति भी दे रहे हैं, यू कैन अमेंड, बट जब भी सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट चेंज करना होता है तो बट लागत, लेकिन किंतु परंतु आप बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंड नहीं कर। क्या समझिए, शक्ति बढ़ाई गई या शक्ति सीमित की गई? आपको क्या लग रहा है? हाथी को खुला ही छोड़ दिया गया या हाथी के पास एक ऊंट को बांध दिया गया है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है या हाथी का ऊंट है? ऊंट है। कब? हाथी जब पागल होगा तो संभालता कौन है? ठीक है, विधायिका जब कभी तानाशाह होने का प्रयास करेगा तो उस पर कमांड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किसके तर्ज पर? बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पर। ठीक है, 41 बार अमेंडमेंट हो चुका था, 42वां अमेंडमेंट होने जा रहा था। और इसी वक्त जो है चूंकि कई अमेंडमेंट किए गए हमारे संविधान में, ठीक है, इसलिए हम क्यों कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो, कहीं ना कहीं स्टेट जो है इसके खिलाफ में जाकर के, इसके जवाब में आकर के, प्रतिशोध में आकर के हमारे संविधान में इतने जगह बदलाव कर दिए। बस ध्यान में क्या रखना था? बेसिक स्ट्रक्चर। इस लपेटे में कौन भी आ गया? प्रियम्बल भी क्या हो गया? आ गया है। ठीक है, अच्छा, अमेंडमेंट का मतलब हम समझ तो चुके हैं। अमेंडमेंट को समान भाषा में क्या कहते हैं? बदलाव। बदलाव का मतलब क्या है? या तो कुछ प्रावधान को जोड़ दिया जाए या तो कुछ प्रावधान को हटा लिया जाए। ठीक है, तो प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया होगा तो या तो क्या गया, कुछ शब्द को हटाए गए होंगे, कुछ शब्द को जोड़े गए होंगे। तो 42वें संविधान संशोधन से जो है मूलतः 3 शब्द जो है क्या किए गए? जोड़े गए। ठीक है, वो 3 शब्द क्या है? देख लीजिए, वो 3 शब्द। एक शब्द सोशलिज्म, बोले तो समाजवाद। उसके बाद क्या है आपका? पंथ निरपेक्ष। याद रखिए, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष की बातें हो रही है। उसके बाद क्या है आपका? अखंडता। ये 3 शब्द क्या हो गए? जोड़े गए। अब सवाल सुनिए, क्या प्रस्तावना में क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? यस। क्यों भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया? इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट है तो क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद कहीं भी क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। बस ध्यान में क्या रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या प्रस्तावना में आज तक अमेंडमेंट हुआ? यस। पहली बार कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। क्या इसमें से शब्द जोड़े गए, हटाए गए? कितने शब्द जोड़े गए? कौन कौन सा शब्द है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, व फिर क्या है आपका अखंडता है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। सवाल इससे कैसे पूछा जा सकता है? सवाल ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन वह शब्द मूल संविधान में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन वह शब्द मूल संविधान में नहीं था? क्या लगता है आपको, यह जो 3 शब्द हैं, क्या ये 3 शब्द 26 जनवरी 1950 को थे क्या? ये कब जोड़े गए हैं? जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उस दिन जोड़े गए, या संशोधन करके जोड़े गए हैं? इसका मतलब यह 3 शब्द जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे। कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो पीटी के स्तर पर अगर इस तरह का अगर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं थे, तो क्या ऐसे उत्तर लग जाएंगे? बेसिक स्ट्रक्चर का मॉडल कब आया? तो क्या हम कह सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरला के मामले से आया? ये बातें समझ में आ रही है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सरकार को असीमित शक्ति देती है या सरकार की शक्ति को सीमित करती है? या सरकार की शक्ति को सीमित करती है। आगे चल के पढ़ना होगा आपको जुडिकल एक्टिविज्म एंड जुडिकल ओवररीच क्या है। जुडिकल एक्टिविज्म एंड जुडिकल ओवररीच क्या है? तो जुडिकल एक्टिविज्म के लिए जो है ये सब क्या बन जाते हैं? आधार बन जाते हैं। जो मेंस का क्या है टॉपिक है आपका, जब हम जुडिशरी पढ़ रहे होंगे तब उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी प्रस्तावना से संबंधित जो है यह मूल बातें थी, मूल केसें थी, इसको हम समझ रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक अंतिम जो है आपका सवाल रह रहा होगा कि क्या प्रस्तावना जस्टिएबल है या नहीं। आप देखिएगा कि प्रस्तावना ओवरऑल कहे तो वह सभी संविधान के जितने भी प्रावधान है उसका सबका क्या है, वो निचोड़ है, हॉरोस्कोप है, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि संविधान के अन्य प्रावधान में देखिए कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जस्टिएबल है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जस्टिएबल नहीं है। अगर प्रस्तावना को जस्टिएबल बनाया जाता तो इसका मतलब है संविधान में जो आगे जस्टिएबल नहीं है उसको लेकर विवाद हो सकता था। इसीलिए प्रस्तावना को जो है जस्टिएबल नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए जब सवाल कभी आ जाए क्या प्रस्तावना में उल्लिखित सभी बातों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो नहीं। क्यों? प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिएबल डॉक्यूमेंट्स। आ रही बात समझ में? अगर जस्टिएबल हो जाता तो संविधान में जो आगे प्रावधान है जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब कि फिर प्रीएम्बल को लेकर के किसे, प्रीएम्बल और डीपीएसपी में क्या हो सकता था, विवाद हो सकता था। इसीलिए जो है इस विवाद को समाप्त करने के लिए ही ऐसा लिखवाया गया कि जो प्रीएम्बल है वो जस्टिएबल नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल को लेकर के ऐसे समझ सकते हैं क्या है प्रीएम्बल? तो आप प्रीएम्बल का व्हाट इज प्रीएम्बल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, क्या इस पर 10 लाइन लिखी नहीं जा सकती है? क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रीएम्बल का? इंपॉर्टेंस क्या है? अरे क्या है प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंस जो है पहले ये तो क्या है प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या किस काम में आता है प्रीएम्बल? अभी तो पढ़ रहे थे चला कि यह हमारे क्या है संविधान का क्या बताता है, उद्देश्य बताता है। कौन? हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत की प्रकृति जानने के लिए नहीं है यह महत्व, इसका महत्व है भारत की प्रकृति जानना हो, संविधान का उद्देश्य जानना हो। क्या भारत की प्रकृति संविधान का उद्देश्य है, क्या सरकार का कर्तव्य नहीं दिखाता है यार? ठीक है, ये बताओ जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट भी देगा, जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट भी देगा तो किसको आधार रख करके दे रहा होगा? वह प्रीएम्बल के आदर्श मूल्य व
इसके विचार के आधार पर ही वो वर्डिक्ट दे रहा होगा। नहीं, इसका मतलब है क्या चीज, यह गाइडलाइन के रूप में काम करता है। किसके लिए? न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। बात समझ में आ भी रही है या फिर बत्ती जल रही है या खत्म हो गई? अरे कुछ तो बोलो अपने मुखार बिंदु। जब कहते हो बोलने तो बोलते नहीं हो, और जब नहीं कहते हो तो फिर खूब बोलते हो। ठीक है, प्रियम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रियम्बल का क्या काम है, क्या हम इसमें 10 वाक्य नहीं लिख सकते? ठीक है, क्यों कहते हैं हॉरोस्कोप आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को? क्योंकि प्रस्तावना क्या है, संविधान के जितने भी प्रावधान है उसको सबको कंसाइज रूप में कहां लिखा गया है? ठीक है, इसलिए हम क्या भी कह सकते हैं, हॉरोस्कोप जन्म कुंडली है किसकी? संविधान की। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अरे दो ही चीज हो सकता है, या तो समझ में ना आ रहा है, समझ में आ रहा हो। समझ में नहीं तो पूछ भी सकते हो। कुछ लोग शर्म के मारे भी नहीं पूछते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो इज्जत उज्जत को थोड़ा सा जो है बाहर रख कर आइएगा यहाँ पर। ठीक है, भिखारी और विद्यार्थी का कोई इज्जत नहीं होता है। अगर आप जो इज्जत को लेकर, नहीं मैं तो बहुत इज्जतदार इंसान हूं समाज में, अगर यहां पर भी इज्जत का ख्याल करें तब आप किससे विहीन हो जाएंगे? नॉलेज से विहीन हो जाएंगे। भिखारी अगर भीख मांगने में ही शर्म आए उसे, उसका पेट कभी भर पाएगा? नहीं। इसलिए इज्जत का ख्याल ना करें। सवाल जहां भी आपको डाउट्स लगे, हाँ बाय इज्जत पूछने का भी अपना एक क्या है, तरीका है। ये क्लास चल रहा है, यस सर, ठीक है, तो आपने कामों में हरकतों से जो है दिखाएं कि आप एक फ्यूचर क्या है, अधिकारी हैं। ठीक है, ये बताओ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है आपका? प्रियम्बल। ठीक है, बताओ डॉक्यूमेंट्री हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट, इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। ठीक है, बताओ आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडलाइंस फॉर, किसके लिए गाइडलाइंस है यह? सर्वोच्च न्यायालय। जब हम अभी पढ़े ना कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं? संविधान की व्याख्या करते हैं। इंटरप्रेटेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या करेंगे तो किसको आधार बनाएंगे? वह क्या प्रियम्बल को आधार नहीं बनाया जाएगा? प्रियम्बल को भी आधार बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए वह गाइडलाइन के रूप में भी जो है काम करता है। कौन? ये बताओ, क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ही? क्या जब संसद अमेंडमेंट करने चलेगी, संसद जब अमेंडमेंट करने चलेगी तो क्या प्रियम्बल की आदर्श व मूल्य को ध्यान में रख के नहीं करेगी क्या? यह संसद के लिए भी क्या है? गाइडलाइन है। क्यों? संसद जब अमेंडमेंट करने चले तो वह क्या, किसकी विचार को स्थापित करे? वह प्रियम्बल में लिखी हुई क्या है, आदर्श व मूल्य, उसको जो है ध्यान में रख करके अमेंडमेंट करने का प्रयास करें। आ रही है बात समझ में? समझ भी पा रहे हो या फिर हुंकारी ही भरना है? आगे चलें। अब देख लीजिए, ये है प्रियम्बल का बेसिक क्या है, नॉलेज। ठीक है, अब यहां से जो है कुछ सवाल जो है मेंस का भी आता है। ठीक है, कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट जस्ट लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? क्या यह शक्ति का प्रतीक है? क्या जो है यह शक्ति का प्रतीक है? ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहां पर केंद्रित है किसमें? भारत के किसमें? लोग। हम भारत के लोग। आरंभ ही किससे हुई है? ठीक है, तो कहा जाता है प्रथम दृष्टया तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह शक्ति का प्रतीक मालूम चलता है। कौन? हम भारत के लोग। इसका मतलब आपके देश में सर्वोच्च कौन है?
हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? हम अगर दो शब्द रखते हैं, यहां जरा ध्यान से समझिएगा, जनता या फिर संविधान या फिर सरकार, इसमें सर्वोच्च कौन है? शक्ति का केंद्र है तो जनता, ठीक है, लेकिन जनता अपनी शक्ति संविधान के द्वारा किसमें सौंप चुकी है? आ रही बात समझ में? संविधान के आधार पर जनता अपनी शक्ति जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसको सौंप चुकी है? तो जब जनता अपनी शक्ति जो है सरकार में सौंप चुकी, तो बताओ संविधान व सरकार में सर्वोच्च कौन है? क्या सरकार जो है संविधान से ऊपर चला जाएगा? नहीं, मैंने आपको पहले भी समझाया है, दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो सरकार संविधान से क्या हो ऊपर हो, या तो सरकार संविधान से क्या हो नीचे। जब सरकार संविधान से ऊपर होता है तब यह लोकतांत्रिक परिचय नहीं है, यह क्या है? राजतांत्रिक मोनार्किस्ट क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन जब सरकार संविधान के नीचे काम करती है, इसका मतलब है क्या? लोकतंत्र है, साथ ही साथ क्या भी है? संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। अगर सरकार संविधान के नीचे है, इसका मतलब है सरकार सीमित है या असीमित है? सीमित है। कभी सवाल हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि संविधान एंड संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? हम कह सकते हैं वह राज्य में संविधानवाद है जहां पर सर्वोच्च कौन है? सरकार या संविधान। वह राज्य में संविधानवाद है जिस राज्य में सरकार सीमित है या असीमित। सरकार सीमित क्यों है? सरकार सीमित क्यों है? सरकार असीमित होती तो क्या होती? तानाशाह बन सकती थी, शक्ति का दुरुपयोग कर सकती थी। क्या लगता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते, जवाबदेही होते, या फिर उनमें उत्तरहीनता की भावना आ जाती, जवाबहीनता की भावना, अकाउंटेबिलिटी रहती क्या उनमें? नहीं। क्या ये सारे मूल लोकतंत्र के हैं क्या? नहीं। इसका मतलब लोकतंत्र के मूल किसमें था? जब सरकार कैसा हो? उत्तरदायी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, क्या हो? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक, मतलब जो आपका क्या है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या है इसका नेचर? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। कैसा सरकार? सीमित या असीमित सरकार? सीमित सरकार। क्या यही लक्षण संविधानवाद के नहीं होंगे? संविधानवाद का मतलब क्या है? सीमित सरकार या असीमित सरकार? संविधानवाद का मतलब क्या? सीमित या असीमित? सीमित सरकार, उत्तरदायित्व का सरकार, जवाबदेही सरकार। क्यों होगा? जब सरकार जवाबदेह हो, उत्तरदायित्व की भावना से होगा, तो क्या करेगा? वह हमें अधिकार देगा, वह हमें अधिकार देगा। वह अधिकार क्यों चाहिए आपको? विकास के लिए। विकास कई प्रकार के होते हैं। विकास फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो सरकार अधिकार कब दे पाएगा आपको? जब सरकार सीमित होगा या असीमित होगा? जब सरकार क्या होगा? सीमित होगा। आपको अधिकार कब मिल पाएगा? जब सरकार क्या होगा? उत्तरदायित्व की सरकार होगी। आपको अधिकार कब मिल पाएगा? जब सरकार क्या हो? जवाबदेह होगा, ठीक है। इससे जो है सरकार हमें क्या मुहैया कराएगी? वह अधिकार। इससे हमारा क्या होगा? विकास होगा। विकास, संपूर्ण विकास का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट है। जब सरकार जो है इतनी सारी शक्ति, जब सरकार क्या हो? सीमित सरकार हो, उत्तरदायित्व की सरकार हो, जवाबदेह सरकार हो, इसका मतलब सरकार कैसी सरकार है? वह वेलफेयर स्टेट की सरकार है, ठीक है। तो संविधानवाद का उद्देश्य हम क्या नहीं लिख सकते हैं? सीमित सरकार को स्थापित करना, जवाबदेह सरकार को स्थापित करना, उत्तरदायित्व की सरकार को स्थापित करना, वेलफेयर स्टेट को स्थापित करना। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी संविधानवाद के क्या है? प्रतीक है। ये सभी के सभी क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का प्रतीक है। ये सभी के सभी क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के क्या है? प्रतीक है। आ रही बात समझ में? यहां तक क्लियर है? तो आपके देश में बॉस कौन है? सरकार या संविधान? हमारे यहाँ क्या चलता है? संविधानवाद चलता है।
ये बातें समझ में आई आपको? हम शक्ति के प्रतीक तो हैं, क्या सर्वशक्तिशाली है? नहीं। क्यों? हम अपनी शक्ति किसको सौंप चुके हैं? ठीक है, प्रतिनिधि के माध्यम से मैंने किसमें सौंप दिया है? सरकार में। किसके अंतर्गत? संविधान के अंतर्गत। उसी संविधान के अंतर्गत जो है सरकार भी संचालित होते हैं, हम सभी भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे देश में बॉस कौन है? संविधान। इसलिए हमारे यहाँ क्या कौन सा वाद चलता है? संविधान वाद चलता है। क्या होता है संविधानवाद? ठीक है, तो मैंने आपको इतने सारे क्या बताया? डेफिनेशन, प्रतीक बताए। बूंद बूंद से क्या भरता है? तालाब भरता है। ठीक है, अब बड़ी बात यह है, टाइम तो अभी है, 2 बज गया क्या जी? नहीं, घड़ी रुक गई है मेरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ कौन सा वाद चलता है? संविधान। अब अगला जो आपका टर्म्स है कि क्या हम अपने प्रस्तावना से समाजवाद व पंथ निरपेक्ष को हटा दे क्या? ठीक है, या फिर व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म? तो बताओ क्या लगता है, समाजवाद को बिना समझे हुए, पंथ निरपेक्ष को बिना समझे हुए क्या हम इस मूल पर या इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हटा सकते हैं या नहीं, या इसकी क्या प्रासंगिकता है? हैं? इसका मतलब हमें क्या पढ़ना होगा? मुझे हम सभी को पढ़ना होगा इससे पहले समाजवाद क्या होता है। ठीक है, समाजवाद का नाम कभी सुने आप? नहीं। क्या होता है समाजवाद? व्हाट इज सोशलिज्म? सिंपल सी बात है, सोशलिज्म किसके अगेंस्ट आया था? पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? आप बताओ, आप क्या हो? पूंजीवादी हो या समाजवादी हो? हैं? ये बताओ, आपके घर में आपके मामा जो है अगर अधिक मिठाई ला दिए तो खाने के बाद जो बच जाता है आप बांट आते हो या खुद खा लेते हो? यह गुण किसके हैं? समाजवाद के हैं या पूंजीवाद के हैं? ये बताओ, कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? भैंस है? अरे वही, वेस्टर्न इंडिया में डांगर कहते हैं। डांगर। कितने डांगर है तेरे पास, थारे पास? अभी जस्ट कुछ दिन पहले शामली घूम कर आए थे। ठीक है, वहाँ हर घर में जो है आपको डांगर मिल जाएंगे, भैंस या गाय के रूप में। ठीक है, वहाँ का फूड हैबिट जो है लस्सी, वो लस्सी नहीं जो हम लोग पीते हैं, मीठा लस्सी नहीं। वहाँ खाना ही वहाँ पहली बात तो खाना खाना नहीं कहते, रोटी खाना कहते हैं। ठीक है, तो रोटी तब तक अधूरा है जब तक लस्सी ना मिले। इसलिए वहाँ पर देखिए दूध दही घी का क्या है, बहुत ज़्यादा खपत है, इसलिए वो लोग डांगर रखते हैं, भैंस के रूप में या फिर गाय के रूप में। ठीक है, क्या लगता है जितना घर में यूज होता है दूध, उसके बाद आप दूध बांट आते हो? नहीं। इसका मतलब अपवाद बनने का प्रयास मत करो तुम कि हम बांट आते हैं। ठीक है, बांट आते हैं इसका साफ मतलब आप समाजवादी हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बांटते हैं, 1 किलो भी दूध बचा उसको बेच आते हैं, इसका मतलब क्या है? आप पूंजी। क्या है दोनों में कॉमन? दोनों में क्या कॉमन था? दोनों ही उदाहरण में कॉमन क्या था? रिसोर्सेज पर किसका अधिकार था? आपका व्यक्तिगत क्या था? अधिकार था। आ रही है बात समझ में? तो जब व्यक्ति का अधिकार होता है संसाधन पर, तब हम उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद। और जब संसाधन पर राज्य का नियंत्रण होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? समाजवाद। कौन अच्छा है? पूंजीवाद अच्छा है या समाजवाद अच्छा है? पूंजीवाद अच्छा रहे या समाजवाद? तो दूध बेचकर, दूध जब आप बेच रहे होंगे तो इससे आपकी परिवार की जो गति है, सकारात्मक गति का आगे बढ़ के नकारात्मक, आप क्या चाहोगे? एक भैंस हो या ऐसे ऐसे कई भैंस को अगर मैं पाल लूं, ठीक है, तो कई एक भैंस का दूध खाएंगे, 5 भैंस का दूध बेच दिया करेंगे। मतलब लाभ कमाने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? आपके भीतर बढ़ जाएगी, लाभ कमाने का। ठीक है, लाभ जब कमाया जाएगा तब इसमें जो मजदूरों का जो शोषण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
अगर हम कहें राज की भूमिका कहां पर दिखाई पड़ती है, पूंजीवाद या समाजवाद में? राज की भूमिका कहां दिखाई पड़ती है? पूंजीवाद में। राज है ही नहीं, इसका मतलब है कि मजदूरों का शोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब विश्व में पहले कौन आया, समाजवाद या पूंजीवाद? पहले पूंजीवाद, उसके बाद जो है क्या हुआ, जब शोषण विश्व के स्तर पर बढ़ने लग गया, तब इसी में एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, जो क्या बोले, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। आ रही बात समझ में? क्या स्थापित करना था? समाजवाद को स्थापित करना था। इसका विपरीत अगर देखिए कि एक तरफ जब पूंजीवाद था, अगर आपके भीतर लाभ कमाने की प्रवृत्ति जगी है तो क्या आपके पड़ोसी में नहीं जगेगी क्या? इसका मतलब समाज में लाभ कमाने का क्या बढ़ जाएगा, होर बढ़ जाएगा। अगर समाज में लाभ कमाने का होर बढ़ेगा तो क्या हमारे समाज में संघर्ष नहीं बढ़ेगा? संघर्ष बढ़ जाएगा। संघर्ष ही तो विकसित समाज का क्या है, उदाहरण होता है। क्यों? हम लोग जब क्लास आरंभ भी किए थे तो मैंने यही समझाया था, व्हाट इज सोशल। समाज का मतलब क्या है? व्यक्तियों का समूह जिसमें क्या हो, साझा उद्देश्य हो, और उसमें क्या भी होना चाहिए, संघर्ष भी होना चाहिए। इसका ठीक विपरीत क्या होगा? अगर बताओ फ्री में अगर मुझे थार गिफ्ट किया जाता तो बताओ हम धोनी की तरह बनने का प्रयास करेंगे? जितना कार सचिन तेंदुलकर के पास है उतनी ही कार हमें मुहैया करा दी जाती सरकार के द्वारा, तो क्या हम सचिन तेंदुलकर बनते ही रहते, बनने का प्रयास भी करते क्या? संघर्ष तो तभी समाप्त होगा ना जब सब संसाधन सब में क्या हो जाए, एक बराबर बट जानी चाहिए। ठीक है, विराट कोहली कार जीत कर आया, वो व्यक्तियों में जो है बट जा रहा है। विराट कोहली मान लो ऐसा लग रहा है एक पुत कमा रहा है, अगर एक घर में 5 गो पुत है, एक पुत को नौकरी लग गई और उस पुत का सैलरी अगर पूरे नालायकों में बट जाए तो बाकी नालायक तैयारी करते ही रहेंगे या तैयारी करना छोड़ ही देंगे? वह अगर संघर्ष अगर नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है, कंपटीशन रहेगा समाज में या कंपटीशन विहीन समाज हो जाएगा? या आप कैसी समाज की परिकल्पना करते हो? संघर्ष, कंपटीशन, या फिर संघर्ष विहीन समाज या प्रतियोगिता विहीन समाज? संघर्ष, संघर्ष रहित या संघर्ष सहित? संघर्ष। ठीक है, क्यों? समाजवाद का मतलब क्या है, संसाधनों का, अगर संसाधनों का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऐसा लगा जैसा कि आप यहाँ पर आए और क्या हो जाए, आपको एक एक फ्लैट मिल जाए कुटुंबकम रेसिडेंसी में। ठीक है, सुबह सुबह नाश्ता मिल जाए। ठीक है, दोपहर को सगुना मोड़ पर जो है खाने का लंगर लगा हो। ठीक है, और सगुना मोड़ पर शाम को जो है एक सिनेमा हॉल जहाँ फ्री हो। क्यों? समाजवाद है। ठीक है, मतलब डेली शाम को कुटुंबकम रेसिडेंसी में रहें और शाम हो करके जो है झिंगा लाला हु करते रहे सगुना मोड़ पर, तो क्या लगता है ऐसा समाज विकसित समाज कहलाएगा या आगे चलकर ऐसे समाज का बेड़ा गर्क ही होना है? मतलब पूर्णतः समाजवाद ये अच्छी चीज तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा, तो क्या इसके बदले पूंजीवाद ही रहने दें? पूंजीवाद अगर लाभ हो तो लाभ के आड़ में जो है मजदूरों का शोषण बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे समाज में अंशतः पूंजीवाद भी रहे और अंशतः, इसी के लिए शब्द गढ़ा गया है सामाजिक लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, हमारे यहाँ जो है हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जिस समाजवाद की जो परिकल्पना की गई है वह परिकल्पना जो है पूर्णतः समाजवाद नहीं, वह क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर इंगित करता है। आ रही बात समझ में? बावजूद इसके अभी तक समाजवाद को जो है बेसिक स्ट्रक्चर में लाया नहीं गया है, इसलिए हटा तो सकते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक मूल्य के क्या है, वह आधार पर आधारित है। नैतिकता किस नैतिक पर आधारित है? वह लोकतांत्रिक मूल्य पर क्या है, आधारित है। इसलिए ऐसे विकासशील तत्व को हमारे प्रियम्बल में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। तो अब आप लोग संविधान से प्रियम्बल से हटा ही देंगे या फिर उसको सहेज कर रखने का प्रयास कर रहे होंगे? किस रूप में, पूर्णतः समाजवाद के रूप में या लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में?
कैसी समाजवाद की परिकल्पना कर रहे हो? पूर्णता समाजवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद? पूर्णता पूंजीवाद, पूर्णता समाजवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, तो अब कभी ऐसा सवाल आ जाए कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या इसको आप हटा ही देंगे इसको? तो इसको पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क आप लोग रख पाएंगे अब? बस, तो आज की जो है कार्रवाई यहीं पर समाप्त की जाती है। आगे की कहानी जो है अगले धारावाहिक में सुनाई व समझाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।